ओके गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने बल्क मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से डाउट पूछे कि बल्क मॉड्यूलस क्या सिर्फ कंप्रेशन के केस में यूज होता है। तो ऐसा नहीं है, बट इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में उसे कंप्रेशन के केसेस में ही यूज करते हैं। ओके, अगर कंप्रेशन की जगह वहां पर एक्सपेंशन वाला केस आ जाता है तो आप वो एक्स्ट्रा माइनस यूज नहीं करेंगे। दैट्स इट, डेफिनेशन वही रहने वाली है। ओके, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बल्क मॉड्यूलस का बेसिक बता दिया था, और आपको मैंने गैसेस के केस में आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस के बल्क मॉड्यूलस के बारे में भी बता दिया था। यस, तो चलिए हम वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप कुछ नोट लिख लीजिए यहाँ पे और उसमें पहला पॉइंट है जो आपको लिखना है कि बल्क मॉड्यूलस अगर सब्सटेंसेस में कंपेयर करें तो सॉलिड्स का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद नंबर आएगा लिक्विड्स का, और उसके बाद नंबर आएगा गैसेस का। ठीक है, तो नोट का पहला पॉइंट, बल्क मॉड्यूलस जितना ज्यादा होगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी। मींस substances which have greater bulk modulus are hard to compress. Okay, second point लिखिए नोट में, and that is for an ideal rigid body, note it, for an ideal rigid body, ideal rigid body, all modulus of elasticity are infinite. All modulus of elasticity are infinite. आप समझ सकते हैं क्यों। स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। यस, सो उन मटेरियल्स में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, मतलब उनमें स्ट्रेन हमेशा जीरो रहेगा। तो इस मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मुझे ई को कितना रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट। ओके, तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, that modulus of rigidity, that is eta, modulus of rigidity or shear modulus is characteristic of solids only, is characteristic of solids only. Okay, as fluids do not have their fixed shape, as fluids don't have their fixed shape. Okay, well, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व और करते हैं बल्क मॉड्यूलस पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे हम सभी लोग, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर is made of a soft material, made of a soft material of bulk modulus K, of bulk modulus K. ओके, तो देखिए K सिंबल मैंने आपको कंप्रेसिबिलिटी के लिए बताया है, पर एग्जाम में हो सकता है K सिंबल किसके लिए यूज कर लिया जाए, बल्क मॉड्यूलस। तो K यूनिवर्सल सिंबल्स नहीं है, आपको टर्म देखना है, आपको यूनिट देखनी है। बल्क मॉड्यूलस की यूनिट पास्कल रहेगी, या प्रेशर की यूनिट जो भी है वो रहेगी, और कंप्रेसिबिलिटी अगर रहेगा तो उसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट का रेसिप्रोकल रहेगी। तो सिंबल्स पे ना जाते हुए आपको टर्म पे जाना है। ओके, तो मैं क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करता हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेड ऑफ ए सॉफ्ट मटेरियल ऑफ बल्क मॉड्यूलस के एंड इज सराउंडेड बाय a liquid, surrounded by a liquid in a cylindrical container, in a cylindrical container. A massless piston of area small a, a massless piston of area small a floats on the surface of liquid, floats on the surface of liquid, covering entire cross section of container, covering entire cross section of container. तो अभी तक आपको क्या क्या दे दिया गया है इस क्वेश्चन में। एक का सॉलिड स्फीयर है रेडियस स्मॉल आर का, वो एक लिक्विड में है, लिक्विड कंटेनर में भरा हुआ है, और जो कंटेनर का ढक्कन है वो एक पिस्टन के जैसा है।
ओके, अब आगे लिखिए, a mass small m is placed on the surface of piston, find fractional decrement in radius of sphere, तो चलिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसका देख लीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसके अंदर एक स्फीयर है और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा इस स्फीयर के सरफेस पे। अब इसके ऊपर रख दिया एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल आर है, इसकी रेडियस थी पहले स्मॉल आर, अब रेडियस ये कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा सा, तो रेडियस कम हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, मींस इट इज आस्किंग डेल्टा आर बाय आर while this is placed, ओके। और हमें दिया क्या क्या गया, वी आर गिवन विथ बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्फीयर, वो कितना दिया हुआ है k, और हमें रेडियस दी हुई है, इसकी ओरिजिनल रेडियस है हमारे पास स्मॉल r, और ब्लॉक का मास दिया हुआ है स्मॉल m। हमें इन्हीं के टर्म्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। साथ ही साथ हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है पिस्टन का, स्मॉल है। तो बच्चों पास्कल्स लॉ मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर नहीं बताया तो हम आगे देखेंगे। तो इसके हिसाब से हम किसी भी जगह जो भी चेंज करते हैं प्रेशर का, वो चेंज थ्रू आउट ट्रांसमिट होता है, ओके। तो ये ब्लॉक रखने से एक्स्ट्रा प्रेशर में जो चेंज हुआ हर जगह, वो कितना हुआ होगा, ब्लॉक का जो वेट है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन। यू माइट बी थिंकिंग कि ब्लॉक तो सिर्फ इतने एरिया पे फोर्स लगा रहा है, बट रिमेंबर हम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन पिस्टन बाय ब्लॉक नहीं लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन पिस्टन। आई एम रिपीटिंग, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन पिस्टन। तो आपको ये सोचना है कि जो पिस्टन है उस पिस्टन का कितना एरिया लिक्विड के कांटेक्ट में है, और उस पर जो एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स जो आया है ब्लॉक के यहाँ रखने से, वो फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, स्मॉल एम जी, ओके। तो इसीलिए मैंने एरिया किससे डिवाइड किया, पिस्टन के एरिया से, क्योंकि वो जो डेल्टा पी लिखा गया है वो इस लोकेशन पे लिखा गया है जो कि लिक्विड में प्रेशर चेंज हो रहा है, और वही प्रेशर चेंज किस पे एक्सर्ट हो रहा होगा, इस स्फीयर के ऊपर। अब आप डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस देखिए क्या जाती है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, यस और नो। चलिए हमारे पास नंबर्स अवेलेबल है, बस डेल्टा वी बाई वी निकाल लेना है। तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे आप, 4/3 पाई आर क्यूब, यस। तो इसका डेल्टा वी बाई वी निकाल लीजिए, 4/3 पाई कांस्टेंट है, वो अपीयर नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। हमारे केस में स्मॉल आर रेडियस दी हुई है, तो डेल्टा वी बाई वी वो आ जाएगा अपने पास 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। सो लेट्स पुट द नंबर्स, डेल्टा वी बाई वी यहाँ से पुट करिए, बल्क मॉडुलस पुट करिए, एंड दिस डेल्टा पी इन दिस। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा फिर, बल्क मॉडुलस की जगह हमने के रख दिया, माइनस डेल्टा पी की जगह हमने लिख दिया स्मॉल एम जी बाय स्मॉल ए डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। गाइस वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा आर बाय आर, so delta r by r will be equal to minus of mg by 3ka. So this is answer of our question. Can note down. चलिए नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो
क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक रॉड है, ठीक है, देयर इज अ रॉड, and rod is hanging with a roof with the help of two wires, okay, of same length. These are two wires of same length, ठीक है. One wire is made up of steel, another is made up of brass. उनकी लेंथ सेम है and this is the rod, ठीक है. तो लेंथ ऑफ रॉड, आपको डेटा बता रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ रॉड कैपिटल एल, वो दी हुई है आपको 2 मीटर, ठीक है. और क्या क्या दिया हुआ है मुझे, इन वायर्स की लेंथ इक्वल है लेंथ ऑफ बोथ वायर्स इज सेम, ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील वायर, इसे मैं ए एस लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू मुझे दी गई है 0.1 मीटर स्क्वायर, आई एम सॉरी नॉट मीटर स्क्वायर, इट इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रास वायर मैं ए बी लिख रहा हूं, और वो दिया हुआ है मुझे 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस दिए हुए हैं दोनों के, तो चलिए उनके यंग्स मॉड्यूलस लिख दे रहा हूं मैं. सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर्स, इट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर 11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास, ये दिया हुआ है अपने को 10 इंटू 10 टू दी पावर 11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है इस क्वेश्चन में, ठीक है. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट डिस्टेंस from point C a block must be hung so that first part equal stress is produced in both wires. ये अपना पहला पार्ट है. और दूसरा पार्ट अपन करेंगे इक्वल स्ट्रेन is produced by both wires. सो गाइस ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, आप देख सकते हैं. एक रॉड है, हाँ, और एक और बात, रॉड इज मासलेस, रॉड इज मासलेस एंड वायर्स भी मासलेस है. तो आप देख लीजिए, वेरी लाइट वायर्स, वेरी लाइट रॉड, सेम लेंथ, वन मेड ऑफ स्टील, अनदर मेड ऑफ ब्रास. रॉड इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम, लेंथ ऑफ रॉड 2 मीटर, रेस्पेक्टिवली ऑफ क्रॉस सेक्शन, यंग्स मॉड्यूलस. Now the question is, at what distance from point C? Means स्टील वाले वायर के एंड से कितनी दूर एक ब्लॉक हैंग कर रहे हैं हम, जिससे कि दोनों में स्ट्रेस इक्वल प्रोड्यूस हो या दोनों में स्ट्रेन इक्वल प्रोड्यूस हो. तो इजी सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे सॉल्व करना. तो आई कंसीडर आपने डेटा नोट कर लिया होगा, ठीक है. तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूं इसे. सो इन फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए कि हमने एक ब्लॉक हैंग करा दिया किसी भी मास m का, ठीक है,
और वो मान लीजिए हमने x मीटर डिस्टेंस फ्रॉम सी पे हैंग करा दिया, दिस डिस्टेंस इज x। तो बताओ यहाँ से कितनी डिस्टेंस रह जाएगी आप, 2 - x। ठीक है, अपन टेंशन से अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए इधर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो टीएस प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो टीबी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है भाई, अब कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से इक्वल स्ट्रेस दोनों में आना चाहिए। तो स्ट्रेस इन स्टील वो क्या आएगा, टेंशन इन स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील। वैसे स्ट्रेस इन ब्रास वो क्या आएगा, टेंशन इन ब्रास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रास। एंड एज पर द कंडीशन ए ये स्ट्रेस सेम होने चाहिए, तो ये स्ट्रेस सेम होने चाहिए। तो भाई तो क्या आ जाएगा, टीएस बाय एएस इज इक्वल टू टीबी बाय एबी। इसका मतलब क्या आ जाएगा, चलिए हम ये डाटा भी रिमूव कर लेते हैं, बाद में पुट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा देखो, अब यहां से मुझे रेशियो ऑफ टेंशंस मिल जाएगा, टीएस बाय टीबी इज इक्वल टू एएस बाय एबी। चलिए अभी अभी वो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ था, एएस और एबी की वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज हमारे पास रेस्पेक्टिवली 0.1 एंड 0.2, यूनिट्स कैंसिल हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि टीएस बाई टीबी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2। इसे संभाल के रखेंगे अपन। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, मुझे कैपिटल एम इन्वॉल्व नहीं करना है क्योंकि भी एक अननोन है, मुझे एक्स फाइंड करना है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं अपन, पर उसमें एक अननोन एम आ जाएगा। इससे बेस्ट है कि अपन क्या लिखें, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और वो भी किस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट हमने ये ब्लॉक हैंग किया हुआ है, जिस पॉइंट पे ब्लॉक हैंग किया हुआ है। सो लेट अस राइट रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड अबाउट P। तो आप देख पा रहे हैं क्या बनेगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, TS into x must be equal to TB into 2 - x। अपने पास TS by TB की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाफ। तो जरा देख लीजिए, यहाँ पे आ गया हाफ, r into x is equal to 2 - x। सो मिल गया 4 - 2x। इसको फर्दर सॉल्व किया अपन ने तो मुझे मिला 3x is equal to 4। सो x is equals to 4/3 मीटर। तो ये है आंसर मेरे पार्ट ए का। अब समझ पा रहे हैं, छोटा सा एप्लीकेशन है स्ट्रेस का। ठीक है, वही पे अगर अपन पार्ट बी देखें, इक्वल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ वायर्स, कोई इशू नहीं है। आप इसे देख लीजिए, फिर हम सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं, क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेंगे अपन। तो सेकेंड पार्ट के लिए कर रहा हूं मैं, तो ये पार्ट रिमूव कर रहा हूं। अब इतना कहानी तो वैसा ही है, अब अपना स्ट्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, तो स्ट्रेन निकालना पड़ेगा भाई हुक्स लॉ लगा के। तो हुक्स लॉ बोलता है y इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज नथिंग बट सिग्मा डिवाइडेड बाय y। सही बात। तो बताओ मुझे स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रास करना है, क्या आएगा अपने पास, सिग्मा ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय y ऑफ स्टील इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाय y ऑफ ब्रास। इस कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं अपन, सिग्मा इन स्टील कितना है अपना, TS डिवाइडेड बाय AS/YS इज इक्वल टू TB डिवाइडेड बाय AB/B। तो बच्चों बताओ जरा TS बाई TB का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास TS बाई TB का वैल्यू आ गया AS/YS डिवाइडेड बाय AB/B। जरा वैल्यू रख लें, तो ये 0.1, YS स्टील का 20 into 10 to the power 11 यूनिट्स कैंसिल ही हो रही है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.2 into 10 into 10 to the power 11। अब देख पा रहे हैं कि रेशियो कैंसिल आउट होके 1 बन जाता है। तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिल जा रही है बच्चों, TS किसके इक्वल आ जा रहा है, TB के इक्वल, इक्वेशन 1। वापस से रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन अबाउट पॉइंट P आपके सामने लिखी हुई है। आप इसमें TS इज इक्वल टू TB पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 2 - x, यानी 2x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 1 मीटर, मींस एग्जैक्टली मिड पॉइंट। ये आंसर आ जाता है अपने पार्ट बी का। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं।
ओके बच्चों, तो चलिए अपन एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अपन ने अभी तक सारे कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो लेट अस सी वन ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। एक वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। सो मैं बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको। ये आप उसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, यानी जैसे जैसे इसकी नीचे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। ओके, इससे एक ब्लॉक हैंग किया हमने, बड़ा सा ब्लॉक, और इस ब्लॉक का मास है कैपिटल है, और इस वायर की कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। देख लीजिए वो इंफॉर्मेशन क्या है। इसकी दोनों एंड्स की रेडियस हमें दी गई है, ठीक है भाई। तो इसके टॉप एंड की रेडियस r1 है एंड बॉटम रेडियस r2 है, और इसकी जो लेंथ है वो l है। तो ये डेटा अपन लिख लेते हैं। तो आपका r1 इसकी जो वैल्यू है वो 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर है, एंड r2 इज 9.8 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन, लेंथ इस वायर की है 10 मीटर, और जो मास है इस ब्लॉक का वो मास है 3.14 किलोग्राम, और बोल रहा है यूज g as 9.8 मीटर per second square. Okay, and question here is find change in length of this wire. Okay, the question is find elongation, basically elongation in wire. Assume wire to be light. चलिए क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं मैं। हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है जिसकी रेडियस r1 से r2 तक यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, और उनकी वैल्यूज हमें दी हुई है, r1 r2 की लेंथ दी हुई है, और जो ब्लॉक हैंग किया है उसका मास दिया हुआ है, वायर खुद में लाइट है। एलोंगेशन बताइए। तो चलिए याद करा देता हूं मैं आपको कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका यंग्स मॉडुलस पता है, एरिया पता है, लेंथ पता है, और उससे हमने कोई ब्लॉक m हैंग किया, तो एलोंगेशन निकल के आया था अपने पास mgl बाय ay, जहां पे वायर डेफिनेटली क्या है, लाइट है। और ये स्प्रिंग एनालॉजी से भी बड़े आसानी से लिखा जा सकता है। ये आपका x है, ये आपका f है, एंड y बाय l इज k। तो ये काम सिर्फ कब करता है, जब आपका स्ट्रेस थ्रू आउट सेम रहे। तो मैंने आपको एक केस करके बताया था जिसमें कि वायर के पास सिग्निफिकेंट मास था, तो इसके वजह से स्ट्रेस डिफरेंट था अलग अलग लोकेशंस पे। स्ट्रेस डिफरेंट था तब भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा था, और आंसर आया था mgl बाय 2ay। यहाँ पे स्ट्रेस डिफरेंट होने की वजह इसमें मास तो अभी भी नहीं है, पर वजह क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम। ओके, जैसे हमने वहां इंटीग्रेशन से किया था वैसे ही इसमें भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन। तो डायग्राम में यही यूज कर रहा हूं, देख लीजिए। सबसे पहले हम एक डिस्टेंस x लेंगे। मान लीजिए मैं ऊपर से ही x डिस्टेंस ले रहा हूं। सो लेट मी टेक ए डिस्टेंस x, ठीक है। और इस x डिस्टेंस पे एक छोटा सा सेगमेंट एज्यूम करेंगे, और इस सेगमेंट की जो थिकनेस लेंगे वो dx लेंगे। ओके, चलिए अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगेगा हमें लिखने के लिए। तो
उसके लिए हम इसकी रेडियस को स्मॉल r एज्यूम करते हैं. So let us assume radius to be small r. Well, no problem. तो रेडियस हमने स्मॉल r एज्यूम कर ली इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल r. अब स्मॉल r को किस किस के टर्म्स में लेके आना है? r1 है r2 के टर्म्स में. तो देख लीजिए हम क्या करेंगे. तो कभी भी आपको ऐसा कोनिकल केस मिले तो आप ये आइडिया यूज कर सकते हैं. आप मैंने क्लास में करवाया हुआ है आपको ये आइडिया पे क्वेश्चन. वेल, तो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये r2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r1 है. तो फिर बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी रह जाती है? r2 माइनस r1. वेल डन. ठीक है भाई. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, इसे थोड़ी देर के लिए मैं कुछ भी एज्यूम कर लेता हूँ. मान लीजिए y एज्यूम कर लिया मैंने, तो मैं ये y निकाल सकता हूँ. ठीक है. तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? मैं लगा रहा हूँ सिमिलर ट्राइंगल अप्रोच. ये x है और ये एंटायर l है. तो आप देखते जाइए सिमिलर ट्राइंगल से. x डिवाइडेड बाय y विल बी इक्वल टू l डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1. सो y विल बी इक्वल टू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l इंटू x. दिस इज y. तो मेरे जो स्मॉल r है वो क्या लिख पाऊंगा मैं? स्मॉल r इज नथिंग बट दिस y प्लस r1. चेक कर लीजिए. सो स्मॉल r आ गया मेरे पास. r1 अलग लिख लिया मैंने. r2 माइनस r1 बाई l. इट्स नॉट 2, इट इज l एंड इनटू x. ऑलराइट गाइस, सो हमारे पास रेडियस आ गई एट डिस्टेंस x. इसकी मदद से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा जा सकता है. टेंशन थ्रू आउट सेम है, इसका कोई सेल्फ वेट नहीं है, तो टेंशन की वैल्यू हर जगह कितनी है? ब्लॉक का मास इनटू g. तो टेंशन एट एनी पार्ट इज सिंपली mg. ठीक है. तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए, इस dx वाला जो पोर्शन हमने बाहर निकाला हुआ है, इस dx वाले पोर्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है. और इसमें जो टेंशन है वो t है. तो इसमें स्ट्रेस कितना आएगा वो आप लिख सकते हैं, t डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो चलिए स्ट्रेस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. स्ट्रेस आ गया मेरे पास mg डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा पाई r स्क्वायर. सो ये आ गया mg डिवाइडेड बाय पाई. r की जगह पे वैल्यू पुट कर लिया r1 प्लस r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l होल स्क्वायर एंड नॉट होल स्क्वायर इनटू x एंड पूरे टर्म का स्क्वायर. तो गाइस ये आ गया मेरे पास स्ट्रेस. बहुत बढ़िया. अब मुझे एलोंगेशन चाहिए. तो आप मान लीजिए कि ये वाला सेगमेंट एलोंगेट हो गया भाई. एलोंगेट हो गया. कितने से एलोंगेट हो गया? एलोंगेशन मान लीजिए इसमें dl आ गया. तो इसमें स्ट्रेन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. एलोंगेशन dl और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी? dx. बढ़िया है. तो अब क्या करेंगे अपन? हुक्स लॉ लगा देंगे इस एलिमेंट के लिए. तो सिग्मा इज इक्वल टू y इंटू एप्सिलॉन लगा देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय पाई r1 प्लस r2 माइनस r1 बाय l इंटू x उसका होल स्क्वायर. ये आ गया सिग्मा इज इक्वल टू y इंटू dl बाय dx. अब मुझे क्या करना है? ऐसे ढेर सारे dx में dl निकालते हुए जाना है और उन सब dl को क्या कर देना है? ऐड. तो अब ये सिंपली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रह जाता है. अब इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है. तो देख लीजिए. तो आगे बढ़ते हैं अपन कैलकुलेशन में. तो मैं dl को एक साइड रख लेता हूँ, बाकी सारे टर्म एक साइड भेज देते हैं. तो यहाँ पे आ जाता है अपने पास mg बाय पाई y. ये कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल लिया. और इंटीग्रेशन के अंदर मिलेगा मुझे dx डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 माइनस r1 बाय l इंटू x और उसका होल स्क्वायर. यहाँ पे लिमिट किस किस में जाएगी? आपकी लिमिट जाएगी x के टर्म्स में. तो x चेंज हो रहा है 0 से लेके l तक. बढ़िया. हमें निकालना डेल्टा l है. चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं. dl dl ऐड होके डेल्टा l बन जाएगा इज इक्वल टू mg बाय पाई y इंटीग्रल r1 प्लस r2 माइनस r1 बाई l इंटू x की पावर -2 इंटू dx. x गोइंग फ्रॉम 0 टू l. ओके.
मैंने आपको एक इंटीग्रेशन सिखाया था, इफ यू नो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स देन यू कैन राइट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आई होप यू रिमेंबर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी dx was nothing but 1 by a, जो भी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है वो g होता था तो वो क्या लिख देते थे, g ऑफ ए एक्स प्लस बी, है कि नहीं। तो ये इंटीग्रेशन का रूल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे a का रूल कौन प्ले कर रहा है, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ a, r2 माइनस r1 बाय l। तो ये डिवीजन में चला जाएगा, देखो तो डेल्टा l इज इक्वल टू mg बाय पाई बाय बाहर, ये डिवीजन में चला गया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा टर्म x की पावर -2 के जैसे बिहेव कर रहा है, क्या होता है इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर सॉरी -2 प्लस 1, x पावर n का इंटीग्रेशन याद है सबको, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जरूर सोचिए कि कैसे आया है, -1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 माइनस r1 बाय l इंटू x। डेफिनेटली इस टर्म के ऊपर क्या जा रही होगी, लिमिट्स। तो चलिए हम लिमिट्स लगा देता है इस पर थ्रू आउट, और लिमिट कहां से कहां जा रही होगी बच्चों, 0 से लेके l तक। तो डेल्टा l आ गया हमारे पास mgl डिवाइडेड बाय पाई बाय इंटू r2 माइनस r1। एक बार अपन x की जगह क्या पुट करेंगे, l, ध्यान देते रहिए, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, l से l क्या हो जाएगा कैंसिल, r1 से r1 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा 1 बाय r2। तो दूसरी बार अपन x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0, x की जगह पे तो सिर्फ बचेगा 1 बाय r1, ये माइनस संभाल के रखिए, है ना। तो आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप जरूर देख लें, इंटू r2 माइनस r1, एलसीएम वगैरह लिया मैंने, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे मिला मुझे r1 r2, r2 r1 क्या हो जाता है यहाँ पे कैंसिल आउट। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि डेल्टा एल की वैल्यू कितनी मिली हमें, देख लीजिए डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आई, वो निकल के आई mgl डिवाइडेड बाय pi Young's modulus into r1 into r2। So this is your answer basically. Now अब सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है m g l y r1 r2 इन सब की। तो गुड थिंग इज अगर इस वायर को मैं फ्लिप करके लगा दूं तो r1 r2 बन जाएगा और r2 r1 बन जाएगा, पर मेरे डेल्टा l को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वायर को अगर मैंने उल्टा करके लगा दिया कि इसका बड़ा रेडियस ऊपर और छोटा रेडियस नीचे है, तो भी एलोंगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका आंसर निकाल देता हूं, क्या आएगा, मैं इस कॉर्नर में लिख रहा हूं। तो डेल्टा एल वो निकल के आएगा मेरे पास, m की वैल्यू है 3.14, g 9.8, l 10 डिवाइडेड बाय पाई 3.14 इंटू y एंड मुझे इसका यंग्स मॉड्यूलस और चाहिए, तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ मुझे यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में। तो यस, मुझे यंग्स मॉड्यूलस की जरूरत है, जो मैं नहीं लिखा हूँ, तो आप ऐड करिए क्वेश्चन में, आपको यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है 2 × 10 to the power 11 पास्कल एट दिस नंबर, वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस व्हिच इज 2 × 10 to the power 11 पास्कल। तो वेल इसकी वैल्यू रख दी अपन ने 2 × 10 to the power 11 into r1 into r2, so well you have r1 r2 here, r1 is 5 and this is 9.8, so it is 5 into 9.8 into 10 to the power -4 मिलके क्या हो जाएगा -8। So I put all the numbers, well let's see, 3.14 cancels out, 9.8 cancels out, 5 into 2 10 cancels out, it is 10 to the power 11, 10 to the power -8, so I have 10 to the power -3 meter which is nothing but 1 millimeter। So guys आंसर तो ठीक है आप निकाल लेंगे, जस्ट अप्रोच पे ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल था तो हम डायरेक्ट नहीं कर पाए, हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ा और इसका आंसर क्या निकल के आया, mgl डिवाइडेड बाय पाई इंटू y इंटू r1 इंटू r2। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का रोल कौन प्ले कर रहा है, पाई r1 r2 इज प्लेइंग द रोल ऑफ एरिया। अगर हम पुराने रिजल्ट से कंपेयर करें mgl बाय y नोट कर सकते हैं।